और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जानकारी आपको दे दें कि भजनलाल सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना से बूंदी जिले के 3 शहरों 21 ढाणी और 365 गांवों की पेयजल समस्या का स्थायी समाधान मिलेगा। देखिए, विभिन्न क्षेत्रों में फ्लोराइड युक्त पानी की समस्या से भी निजात मिलेगी। जिले में परियोजना के माध्यम से पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए आगामी 2 महीने में कार्य शुरू होंगे। एक स्पेशल रिपोर्ट है, वो देखिए। ईआरसीबी परियोजना से बूंदी जिले के बड़े क्षेत्र में पेयजल समस्या का स्थायी समाधान संभव होने जा रहा है। पार्वती, काली सिंध, चम्बल नदियों को इंटरलिंक कर पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के तहत नौनेरा बांध निर्माण से बूंदी के बाशिंदों को पेयजल के रूप में बड़ी सौगात मिली है। नौनेरा बांध से बूंदी जिले के 3 शहरों 365 गाँव और 121 ढाणियों की प्यास बुझेगी। बूंदी जिले में 713.88 करोड़ की लागत से होगा काम। बूंदी जिले के लिए 22.55 मिलियन क्यूबिक मीटर पेयजल प्रावधान। परियोजना में बूंदी के केशवराय पाटन, लाखीरी और कापरिन शामिल। तालेड़ा उपखंड क्षेत्र के 48 और बूंदी के 47 गांवों में पेयजल सुविधा मिलेगी। केशवराय पाटन में 182 गांव, नैनवा की 88 गांव को पेयजल मिलेगा। कापरिन शहर में स्थापित होगा 58 MLD क्षमता का जल शोधन संयंत्र। कापरिन, गंडोली खुर्द, लबान, करवर, बाजट, खटगढ़, सारसला में पंप हाउस बनेंगे। 7 जल शोधन संयंत्रों का किया जाएगा निर्माण। शहरों, गांवों और ढाणियों में 52,239 पेयजल कनेक्शन दिए जाएंगे। 2,190 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी। 719 किलोमीटर पाइपलाइन डालकर टंकियों तक पानी पहुंचाया जाएगा। पेयजल परियोजना के धरातल पर उतरने के बाद बूंदी जिले का बड़ा हिस्सा सतही वाटर से जुड़ जाएगा। नौनेरा पेयजल परियोजना से कोटा और बूंदी के 749 गांवों को जोड़ा जाना है, जिसमें बूंदी जिले की 365 गांव शामिल है। केशवराय पाटन, बूंदी, तालेड़ा और नैनवा के इन गांवों के साथ 121 ढाणियों को भी नौनेरा बांध से पानी मिलना है। पेयजल परियोजना का सबसे ज्यादा लाभ केशवराय पाटन उपखंड क्षेत्र को मिलेगा। इस क्षेत्र में फ्लोराइड युक्त पानी की समस्या अधिक होने के कारण गांवों में विकट हालात रहती हैं। ऐसे में क्षेत्रवासियों को फ्लोराइड युक्त पानी की समस्या से भी स्थायी रूप से निजात मिलेगी। पीकेसी ईआरसीपी का पहला पड़ाव यानी नौनेरा बांध बनकर तैयार है और देखिए इस मानसून में बांध को भरकर टेस्टिंग भी की जाएगी। इस बांध से कोटा और बूंदी के 750 गांवों को जोड़ा जाना है, जिन्हें पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। बताया जा रहा है अगले 2 महीने के भीतर पेयजल प्रबंधन यानी पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में काम भी शुरू हो जाएगा। अकेले बूंदी जिले की योजना पर 713 करोड़ रुपए खर्च होंगे और बूंदी जिले के 3 शहरों 21 ढाणियों और 365 गांवों को पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। बड़ी बात यह है कि बूंदी जिले के 182 गांवों में फ्लोराइड की समस्या का समाधान हो सकेगा। अब देखने वाली बात यह है कि नौनेरा बांध से बूंदी जिले और कोटा जिले के 750 गांवों को कब तक पेयजल उपलब्ध हो पाता है। कैमरामैन साहिल के साथ विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। देखिए, लोकसभा चुनाव के परिणाम आने और आचार संहिता हटते ही पूर्व सीएम अशोक गहलोत राजस्थान सरकार के खिलाफ हमलावर हो गए हैं। कई योजना में काम नहीं होने को लेकर सरकार पर निशाना साधा। देखिए, सेंट्रल पार्क स्थित गांधी वाटिका म्यूजियम को आमजन के लिए शुरू नहीं करने के मामले के बाद अब बेरोजगारी भत्ता स्कीम को लेकर गहलोत ने सरकार पर कई तरह के सवाल खड़े करे। गहलोत ने दावा किया कि युवाओं को कई महीनों से 4500 रुपए महीने तक का बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते यूथ को पढ़ाई जारी रखने में खासा परेशानी हो रही है। गहलोत ने कहा कि मेरा सीएम से मांग है कि वो युवाओं का बेरोजगारी भत्ता जल्द से जल्द देना शुरू करें। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय की 20वीं दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। दीक्षांत समारोह को राज्यपाल कलराज मिश्र ने संबोधित किया। पूर्व कुलपति प्रोफेसर BR छिपा ने भी समारोह को संबोधित किया। कुलपति डॉक्टर अरुण कुमार ने विश्वविद्यालय का प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। राज्यपाल ने विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की। राज्यपाल मिश्र ने कृषि विश्वविद्यालय परिसर में विद्या मंडप के पास 6.5 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित संविधान पार्क, कृषि महाविद्यालय में 1 करोड़ की लागत से नवनिर्मित भारत रत्न डॉक्टर MS स्वामीनाथन छात्रावास और 35 लाख की लागत से निर्मित उच्च जलाशय का लोकार्पण किया। उन्होंने केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल के पूर्व कुलाधिपति पद्म भूषण प्रोफेसर RB सिंह और स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर BR छिपा को डॉक्टरेट ऑफ साइंस की मानद उपाधि प्रदान की। इस दौरान बीकानेर विधायक सिद्धि कुमारी, संभागीय आयुक्त वंदना सिंघवी, जिला कलेक्टर नम्रता विष्णु, पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम, पूर्व मंत्री डॉक्टर BD कल्ला सहित
विश्वविद्यालय की डीन, डायरेक्टर, विश्वविद्यालय की प्रबंध मंडल और विद्या परिषद सदस्य, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी, साथ ही विद्यार्थी मौजूद रहे। नई शिक्षा नीति उस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेगी और मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि प्रारंभ से ही कौशल विकास पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है और उससे आगे चल करके विद्यार्थी आत्मनिर्भर बनेगा, किसी के ऊपर पराश्रित नहीं रहेगा और वह एक ऐसा स्वरूप होगा, उसे स्टार्टअप आएंगे, इनोवेशन होगा, इंक्यूबेशन सेंटर्स बनेंगे, उसमें लोग सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय में बजट घोषणा 2024 से 25 लेखा अनुदान 100 दिवसीय कार्य योजना और सीएम द्वारा की गई घोषणाओं की क्रियान्विति पर समीक्षा बैठक हुई। सीएम अजलाल शर्मा ने लेखा अनुदान में शेष रही घोषणाओं की डेडलाइन तय करते हुए अधिकारियों को इन्हें पूर्ण करने के निर्देश दिए। बजरलाल ने कहा कि इन घोषणाओं से संबंधित कार्य किसी भी स्तर पर लंबित नहीं हो और संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाए। उन्होंने सभी विभागों को विकास कार्य प्रारंभ करने से पूर्व जमीनों का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं मुख्यमंत्री ने गृह विभाग की लाडली सुरक्षा योजना, बिजली पानी की बचत के लिए एक बड़ा जन जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही कृषि विभाग को मिलेट्स के उत्पादन को बढ़ाने, आंगनबाड़ी को विद्युतीकरण और 15 मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्यों की नियमित समीक्षा और तय लक्ष्य को प्राप्त करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा, आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए प्रत्येक जिला मुख्यालय पर सक्षम स्तर के अधिकारी प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा जन सुनवाई करें। लेक सिटी उदयपुर में आज की शाम पुलिस के नाम रही। फतेह सागर की पाल पर पुलिस दिवस की पूर्व संध्या पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आमजन से लेकर पर्यटकों ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण पुलिस बैंड रहा, जिसमें विभिन्न प्रकार की देशभक्ति गानों की धुन से दर्शकों को थिरकाया। हर वर्ष पुलिस दिवस का, स्थापना दिवस का एक सेलिब्रेशन होता है। ये जनरली अप्रैल माह में 16 अप्रैल को होता है, लेकिन इस बार चूंकि चुनाव में हमारी व्यवस्था थी और आचार संहिता लगी हुई थी, तो इस कारण हम नियमित समय पर इसका सेलिब्रेशन नहीं कर पाए। इसलिए अब चुनावों के संपन्नता के पश्चात, आचार संहिता के उठने के पश्चात पुलिस स्थापना दिवस का आयोजन कर रहे हैं। इसी क्रम में कल पुलिस स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर आज हमारे पुलिस बंद द्वारा आम जन के लिए अपनी प्रस्तुतियाँ दी गई। प्रदेश में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आ रही है। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत एसीबी की टीम ऐसे घूसखोरों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। इस कड़ी में एसीबी की टीम ने हरबाड़ा थाने के सब इंस्पेक्टर को 40,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ दबोच लिया। घूसखोर सब इंस्पेक्टर सोनू राम ने परिवादी से अपहरण के मुकदमे में मदद करनी, धाराएं हटाने, कई धाराएं नहीं जोड़नी, एक मुलजिम छोड़ने और मदद करने की एवज में 2 लाख की रिश्वत की डिमांड रखी थी। एडिशनल एसपी भूपेंद्र चौधरी की ओर से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। देखिए, एसीबी की टीम आरोपी सब इंस्पेक्टर से फिलहाल पूछताछ कर रही है। ये दर्दनाक खबर उदयपुर के गोगुंदा से है, जहां गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर बेकरिया थाना क्षेत्र के खोखरियल नाल सुरंग के पास एक तेज रफ्तार गिट्टी से भरा ट्रेलर अनियंत्रित होकर एक कार को अपने में चपेट में ले लेता है और रोड किनारे करीब 20 फीट नीचे गहरी खाई में जाकर गिर जाता है। हादसे में चालक का सर धड़ से अलग हो गया और धड़ कैबिन में बुरी तरह फंस गया। जानकारी के अनुसार गोगुंदा की ओर से एक तेज रफ्तार ट्रेलर गिट्टी भरकर पिंडवाड़ा की ओर जा रहा था। इस दौरान रफ्तार तेज होने से ट्रेलर गोगुंदा हाईवे से डिवाइडर को पार कर पिंडवाड़ा हाईवे पर जाकर खाई में गिर गया। हादसे में कार सवार सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं ट्रेलर चालक का सर धड़ से अलग हो गया। ग्रामीणों की सूचना पर बेकरिया थाना अधिकारी धनपत सिंह जाब्ते के साथ और हाईवे पेट्रोलियम टीम के भगवंत सिंह ज्वाला हाईवे एम्बुलेंस के सहित मौके पर पहुंचे और कार सवार गंभीर घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। वहीं पुलिस ने ट्रेलर के नंबर के आधार पर शिनाख्त के प्रयास कर आगे की जांच को शुरू कर दिया है। राज्य सरकार ने भीषण गर्मी के चलते पेयजल व्यवस्थाओं को सुचारू बनाने के निर्देश दे रखे हैं, लेकिन बगरू के लाखना में श्री रामपुरा गांव स्थित दादू दयाल नगर में पेयजल के हालात चिंताजनक नजर आ रही हैं। ग्रामीणों की लाख गुहार के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो रहा। इसी को लेकर ग्रामीणों ने 45 डिग्री तापमान के बीच पंचायत प्रशासन और जलदाय विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। स्थानीय निवासी राजेश सिंह और ओम प्रकाश ने बताया कि 4 साल से 70 लाख की लागत से पानी की टंकी बनाई, लेकिन ये सिर्फ शो पीस बनकर रह गई। 500 परिवार इस गर्मी में पानी के लिए तरस रही हैं। कई बार सरपंच को अवगत कराया, लेकिन स्थिति जस की तस है। बीती रात आयोजित चौपाल में एसडीएम और तहसीलदार को भी विरोध का सामना करना पड़ा।
चलिए आगे बढ़ेंगे। जानकारी आपको दे दें कि सरिस्का प्रदेश में बाघों की नई नर्सरी बन गया है। यहाँ पिछले 3 महीनों में 4 बाघिनों ने 13 शावकों को जन्म दिया। सरिस्का में बाघों की संख्या की अगर बात की जाए तो देखिए ये संख्या बढ़कर 43 तक पहुंच गई है। उम्मीद है कि साल 2024 के अंत तक सरिस्का नर्सरी में 50 बाघ खेल रहे होंगे। वन मंत्री संजय शर्मा ने सरिस्का में बाघ पुनर्वास प्रक्रिया की सफलता पर खुशी जाहिर की। स्पेशल रिपोर्ट है, वो देखिए। 43 बाघों की दहाड़ सुनाई दे रही है। साल 2008 में सरिस्का में बाघ पुनर्वास कार्यक्रम शुरू हुआ था, जो अब बढ़कर 43 बाघों की संख्या तक पहुंच गया है। पिछले 3 महीने में 3 बाघिनों ने 13 शावकों को जन्म दिया है। पहले ST 12 ने 4 शावकों को जन्म दिया, फिर ST 27 ने 2 शावक डिलीवर किए। बाघिन ST 22 भी 4 शावकों के साथ दिखी। अब बाघिन ST 17 भी 3 शावकों के साथ कैमरा ट्रैप में दिखी है। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने सबसे पहले शावकों को लेकर खबर प्रसारित की थी। सरिस्का का बाघों से आबाद होना साबित करता है कि कोर क्षेत्र से गांवों का विस्थापन कितना अहम है। बाघिनों ने शावकों को जन्म देने के लिए उन्हीं स्थानों को चुना है जहां कभी ग्रामीण रहते थे और अब वहां जोरदार ग्रासलैंड है। सरिस्का बना बाघों की नर्सरी। टाइगर रिजर्व, रणथंभौर, बाघ 28, बाघिन 30, शावक 15, कुल 73। सरिस्का बाघ 11, बाघिन 14, शावक 18, कुल 43। धौलपुर बाघ 2, बाघिन 3, शावक 5, कुल 10। विषधारी बाघ 1, बाघिन 2, शावक 3, कुल 6। मुकंदरा बाघ 1, बाघिन 1, कुल 2। अभेड़ा में T114 के 2 शावक दिखे। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क T79 का 1 शावक दिखा। प्रदेश में 43 बाघ, 50 बाघिन और 44 शावक मिलाकर कुल 137 तक संख्या पहुंच गई है। मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक पवन उपाध्याय का कहना है कि बाघ संरक्षण में बेहतर काम का ही प्रतिफल है। जल्द ही गांवों के विस्थापन की प्रक्रिया को और सरल सर्वमान्य बना रहे हैं। सरिस्का के फील्ड डायरेक्टर महेंद्र शर्मा की प्रभावी मॉनिटरिंग और वाइल्ड लाइफ के स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेकर विशेष कार्य करने से सरिस्का तेजी से बाघों की नर्सरी के तौर पर तब्दील हो रहा है। अभी पर्याप्त क्षेत्र है और जरूरत पड़ी तो कुंभलगढ़ के टाइगर रिजर्व घोषित होने के बाद वहां भी ट्रांसलोकेशन किया जाएगा। प्रदेश में बाघों की बढ़ती संख्या को देखते हुए वन विभाग ने धौलपुर से कुंभलगढ़ तक वृहद टाइगर कॉरिडोर को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। इस साल कुंभलगढ़ को टाइगर रिजर्व का दर्जा मिल सकता है। जो सरिस्का कभी बाघ विहीन हो गया था, वो बाघों की नर्सरी में तब्दील हो गया है। गांव का विस्थापन, नए ग्रासलैंड विकसित करना और जिस तरह से वाइल्ड लाइफ स्ट्रेस मैनेजमेंट का काम सरिस्का में हुआ, उसके नतीजे बहुत ही शानदार आए हैं। पिछले 3 महीने में 4 बाघिनों ने 13 शावक डिलीवर किए हैं और सरिस्का में अब बाघों की संख्या 43 हो गई है। उम्मीद की जा रही है कि वर्ष 2024 के अंत तक सरिस्का के अंदर बाघों की संख्या 50 के पार पहुंच जाएगी और सरिस्का भी रणथंभौर की तरह बाघ संरक्षण की दिशा में देश में एक नया मुकाम हासिल करेगा। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर। की राजधानी में सवाई मानसिंह अस्पताल परिसर में निर्माणाधीन IPD टावर प्रोजेक्ट को मूल डिजाइन के मुताबिक जल्द पूरा करने पर मौजूदा सरकार का फोकस है। इसको लेकर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर और नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा की मौजूदगी में प्रोजेक्ट की एम्पावर्ड कमेटी की बैठक हुई। इसमें प्रोजेक्ट को लेकर अहम फैसले लिए गए। एक स्पेशल रिपोर्ट है, वो आप देखिए। सवाई मानसिंह अस्पताल परिसर में निर्माणाधीन IPD टावर प्रोजेक्ट की एम्पावर्ड कमेटी की सचिवालय में बैठक हुई। बैठक में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर, नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा, अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह, प्रमुख सचिव T रविकांत, JD आयुक्त मंजू राजपाल और आवासन आयुक्त इंदरपाल सिंह सहित चिकित्सा शिक्षा और सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज वरिष्ठ अधिकारी की मौजूदगी में IPD टावर प्रोजेक्ट को लेकर अहम फैसले किए गए। IPD टावर प्रोजेक्ट को उसकी मूल डिजाइन के मुताबिक 24 मंजिला ही बनाया जाएगा। IPD टावर के लिए भूमिगत पार्किंग का भी निर्माण किया जाएगा। SMS मेडिकल कॉलेज की ओर से बैठक में भूमिगत पार्किंग बनाने को लेकर नया प्रस्ताव दिया गया।
इस प्रस्ताव में एसएमएस अस्पताल की मौजूदा मोर्चरी और धन्वंतरी आउटडोर के ओपीडी रजिस्ट्रेशन काउंटर की भूमि पर भूमिगत 3 मंजिला पार्किंग का निर्माण प्रस्तावित। इस प्रस्ताव की फिजिबिलिटी देखने के लिए 7 दिन का समय देने का फैसला किया गया। जेडीए और एसएमएस मेडिकल के आला अधिकारी और प्रोजेक्ट कंसल्टेंट फिजिबिलिटी देखेंगे। 7 दिन में इसकी फाइनल रिपोर्ट निष्कर्ष के साथ चिकित्सा मंत्री को सौंपेंगे। इसके बाद फिर एम्पावर्ड कमेटी की बैठक बुलाकर पार्किंग योजना को लेकर फाइनल फैसला किया जाएगा। हालांकि जेडीए की ओर से भूमिगत पार्किंग निर्माण के लिए 3 विकल्प दिए गए हैं। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के फ्रंट सेटबैक और खेल के मैदान के नीचे भूमिगत पार्किंग बनाने का पहला विकल्प। हालांकि मेडिकल कॉलेज खेल मैदान की भूमि देने के लिए सहमत नहीं है, लेकिन जेडीए अधिकारियों का कहना है कि अगर फ्रंट सेटबैक की भूमि को ही उपयोग में लिया जाए तो 1800 वाहनों की क्षमता की 3 मंजिला भूमिगत पार्किंग का निर्माण किया जा सकता है। दूसरा विकल्प 2 फेज में भूमिगत पार्किंग बनाने का है। पहले फेज में मेडिकल कॉलेज के फ्रंट सेटबैक में और दूसरे फेज में धन्वंतरी आउटडोर और आईपीडी टावर के सेटबैक में एल शेप में भूमिगत पार्किंग बनाई जा सकती है। जेडीए का तीसरा विकल्प रामनिवास बाग स्थित मौजूदा भूमिगत पार्किंग को इस्तेमाल करने का है। यहाँ से आईपीडी तक शटल बस सर्विस चलाई जा सकती है। इसके अलावा एसएमएस मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ चिकित्सक अस्पताल परिसर में पुराने भवन की जगह भूमिगत पार्किंग बनाने की राय दे रहे हैं। इसके साथ ही एम्पावर्ड कमेटी की इस बैठक में आईपीडी टावर की पहुंच के लिए सड़क चौड़ी करने पर भी चर्चा की गई। निर्माणाधीन टावर से लगती जेलन मार्ग को टोंक रोड से जोड़ने वाली सड़क की चौड़ाई 50 फीट से बढ़ाकर 100 से 120 फीट किया जाना है। इसके लिए महाराजा कॉलेज परिसर की भूमि ली जानी प्रस्तावित है। नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बताया कि प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अतिरिक्त 100 करोड़ रुपए की दरकार है। यह व्यवस्था नेशनल हेल्थ मिशन या अन्य स्रोत से की जाएगी। वित्त संबंधी मामलात के निस्तारण के लिए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के स्तर पर बैठक होगी। साथ ही भूमि लेने के लिए उच्च शिक्षा विभाग और राजस्थान विश्वविद्यालय के अधिकारियों से चर्चा की जाएगी। 7 दिन का समय दिया गया है कि वो 7 दिन में जो भी नए प्रस्ताव आए हैं उनकी फिजिबिलिटी चेक करके और स्वास्थ्य मंत्री जी को रिपोर्ट अपने अंतिम निष्कर्ष के साथ प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद दोबारा मीटिंग होगी, उसमें इसका अनुमोदन होने के बाद वित्त संबंधी समस्याएं और रोड चौड़ी करने के लिए विश्वविद्यालय की कुछ जमीन लेने का जो प्रस्ताव है। नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बताया कि भूमिगत पार्किंग पर करीब 150 करोड़ रुपए का खर्च होने का अनुमान है। आईपीडी टावर की पार्किंग को लेकर रिपोर्ट आने के बाद इसका काम पूरा करने की अंतिम तिथि तय की जाएगी। इसके अलावा कार्डियोलॉजी के भवन का कार्य 31 अगस्त तक पूरा कर अक्टूबर तक कार्डियोलॉजी यूनिट शुरू कर दी जाएगी। कम से कम 150 करोड़ रुपए के आसपास का बजट है। कल 1 सप्ताह बाद उसकी जब फिजिबिलिटी रिपोर्ट आएगी उसके बाद अंतिम निर्णय आएगा कि कुल कितनी लागत उस पर है। भवन बन रहा है, उसके फिनिशिंग के साथ निर्माण पूर्ण करने की तिथि 31 अगस्त 2024 निर्धारित कर दी गई है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने बताया कि ऊपर की 4-5 मंजिलों से राजस्व अर्जित करने का प्लान है। हेलीकॉप्टर की लैंडिंग होगी, हायर एंड क्लाइंट होंगे। जब राजस्व वाले फ्लोर नहीं बनेंगे तो हमारे लिए हॉस्पिटल चलाना मुश्किल होगा। पहले तय कर रखा था कि 24 मंजिल जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो ऊपर की जो 4-5 जो मंजिलें हैं, जो जैसे हेलीकॉप्टर का लैंडिंग होगा ऊपर, और जो वहाँ के जो वार्ड्स वगैरह है, वहीं से हमारी इनकम अर्निंग होगी। जो हाई एंड क्लाइंट जो है, जो वहाँ भर्ती होने आएगा, तो जब वो हमारा जो मेन जो 4-5 फ्लोर है जो हमें रेवेन्यू देंगे तकड़ी, अगर वो नहीं बनते हैं तो हमारे लिए हॉस्पिटल चलाना मुश्किल हो जाएगा। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने बताया कि पार्किंग के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया जा रहा है।
जहां भी भूमिगत पार्किंग बनेगी वहां से वह सीधे हॉस्पिटल से कनेक्ट होगी। 1 साल में प्रोजेक्ट पूरा कर लिया जाएगा। 1 हफ्ते में इसकी रिपोर्ट आ जाएगी और उसके पश्चात जो है, जो फाइनेंशियल वित्तीय जो प्रबंधन है उसके ऊपर हम चर्चा करके और हम आगे बढ़ा रहे हैं प्रोजेक्ट को। और इसके अंदर ये जरूर है कि थोड़ा सा समय लगेगा, इस अगस्त में तो संभव है ही नहीं, इसको अभी लगभग आप मान के चलो साल भर और लगेगा। आईपीटी टावर प्रोजेक्ट को लेकर एम्पावर्ड कमेटी की बैठक में जिस तरह सार्थक मंथन किया गया वह यह बताता है कि मौजूदा सरकार की मंशा इस प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने की है ताकि आमजन को जल्द इसका लाभ दिया जा सके। विकास शर्मा के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने राजस्थान की कई दिग्गज नेताओं की दूसरे राज्यों की बागडोर सौंपी थी। अशोक गहलोत, भंवर जितेंद्र सिंह, टीकाराम जूली, सीपी जोशी और हरीश चौधरी जैसे नेताओं को दूसरे राज्यों में पर्यवेक्षक बनाकर भेजा था। वहीं बतौर प्रभारी पायलट के छत्तीसगढ़ और भंवर जितेंद्र सिंह के असम, मध्य प्रदेश राज्य में क्या परिणाम रहे, देखिए इस खास स्पेशल रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद अब कांग्रेस के उन दिग्गज नेताओं की भी परफॉर्मेंस रिपोर्ट सामने आ गई है जिन्हें पार्टी ने राजस्थान से बाहर दूसरे राज्यों की सीटों की जिम्मेदारी दी थी और बतौर प्रभारी वहां टिकट वितरण से लेकर सारा काम देखा। बाहरी सीटों की जिम्मेदारी के टास्क के मामले में अशोक गहलोत, हरीश चौधरी और टीकाराम जूली की परफॉर्मेंस अच्छी रही। अशोक गहलोत को अमेठी का पर्यवेक्षक बनाया था। गहलोत ने कई दिनों तक अपनी टीम के साथ वहां कैंप किया। गहलोत की दांवपेच से स्मृति ईरानी चुनाव हार गई। भंवर जितेंद्र सिंह को असम और मध्य प्रदेश राज्य की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई, लेकिन मध्य प्रदेश के रिजल्ट कांग्रेस के लिए अच्छे नहीं रहे। कांग्रेस यहां खाता भी नहीं खोल पाई और पिछली बार जीती छिंदवाड़ा सीट भी हाथ से निकल गई। असम में भी 14 में से केवल 3 सीटें मिली। हरीश चौधरी, बाहरी राज्यों की जिम्मेदारी में हरीश चौधरी सबसे टॉप पर रहे। चौधरी को पंजाब का स्पेशल पर्यवेक्षक बनाया था। पंजाब में कांग्रेस का पिछला स्कोर लगभग बराबर रहा। कांग्रेस ने यहां 13 में से 7 लोकसभा सीट हासिल की। पिछली बार कांग्रेस ने पंजाब में 8 सीटें जीती थी। टीकाराम जूली को गुरदासपुर सीट का पर्यवेक्षक बनाया था। यहां से सुखजिंदर सिंह रंधावा ने करीब 83,000 से जीत दर्ज की। जूली ने करीब 1 हफ्ते गुरदासपुर में डेरा डाला था और कई सभाएं और रैलियों में हिस्सा लिया था। जूली को हरियाणा का स्टार प्रचारक भी बनाया गया था, जहां कांग्रेस ने 10 में से 5 सीटें हासिल कर अच्छा प्रदर्शन किया। पिछली बार हरियाणा में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला था। सीपी जोशी इस मामले में अनलकी रहे। सीपी जोशी खुद तो चुनाव हारे, साथ ही दिल्ली की चांदनी चौक सीट पर भी कांग्रेस को नहीं जिता पाए। जोशी को पार्टी ने सीट की पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी दी थी। तो कुल मिलाकर राजस्थान के 3 नेताओं की बाहरी राज्यों की जिम्मेदारी की परफॉर्मेंस रिपोर्ट बेस्ट रही। गहलोत, जूली और चौधरी पार्टी के टास्क पर खरे उतरे। जाहिर सी बात है कि इस कामयाबी के चलते पार्टी में उनका सियासी कद भी बढ़ा है। ऐसे में आने वाले चुनावी राज्यों और पार्टी के अंदर इन्हें और अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। लोकसभा चुनाव के चलते कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान के करीब आधा दर्जन दिग्गज नेताओं को दूसरे राज्यों की बागडोर सौंपी थी, जिनमें से 3 नेता अपने मिशन में कामयाब रहे, लेकिन बाकी 3 नेताओं की परफॉर्मेंस पुअर रही। जाहिर सी बात है, जो नेता हिट रहे हैं उनका आला कमान की नज़र में सियासी रुतबा बढ़ा है। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ मैं दिनेश डांगी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर। और चलिए इसी के साथ फाइनल रिपोर्ट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़।